Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will explain the second paper. It means the second part of February 2013 क्वेश्चन पेपर. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 2013 का ही पेपर एक्सप्लेन किया है, बट उसमें आधे क्वेश्चंस थे. वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकेंड है. तो देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस. ठीक है. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन. और जैसे कि हमें पता है महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का एक डेट पोस्टपोन हुआ है. आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि 6 सितंबर को ये एग्जाम होगा या और उसमें चेंजेस होंगे, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स क्लैश हो रहे थे. सो मे बी द डिसीजन टेकन नाउ. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर कुछ आंसर आपको आते भी हैं तो आप कमेंट में आंसर्स लिख सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब. पूरी ये पीवाईक्यू सेशन मतलब क्वेश्चन पेपर एज इट इज उठा के मैंने सॉल्व करा के दिए हैं. सो लेट्स सी. ध्यान से देखो, बारीक से बारीक चीज को. अगर आप पहली बार सुन रहे हैं कोई वर्क आपको, कोई ऑथर, तो आप नोट भी कर लो. जो पहले जो क्वेश्चन पेपर होते थे वो थोड़ा इजी लेवल था, अब भी जो बन रहे थोड़ा उसका हार्ड. तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. ठीक है. ऐसे ही 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हो सके मैं लेने की कोशिश करूंगी. ठीक है. Okay, so read the first question. Name the character in Chaucer's prologue to Canterbury Tales who marries 5 times. Very easy answer, Bath, the wife of Bath. तो चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें वाइफ ऑफ बाथ जिसका नाम एलिसन है, स्टेटमेंट देते हुए बोलती है कि शी मैरिड विद द 5 टाइम्स सिंस द एज ऑफ 12. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राल्फ राइस्टर डॉयस्टर वाज रिटन बाय. राल्फ राइस्टर डॉयस्टर किसने लिखा था? तो राल्फ राइस्टर डॉयस्टर ये जो है ये लिखा था निकोलस उडाल ने. 1552 के अराउंड इसे लिखा गया था और ये क्या मानी जाती है? फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है. ओके, निकोलस उडाल. और थॉमस नॉर्टन और थॉमस साइकेली जो ऑप्शन ए और डी है, इन लोगों ने लिखा था फर्स्ट ट्रेजेडी और जिसका नाम था गार्बोडम. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 3. इफिसस वाज रिटन बाय. किसने लिखा था इसे? तो वेरी फेमस वर्क बाय जॉन लिली. हमारे यूनिवर्सिटी वीट से जॉन लिली ने लिखा था द एनाटॉमी ऑफ वीट इफियस. ओके, इन विच पॉपुलराइज एलिगेंट हाईली ऑर्नेट थियोरेटिकल प्रोज स्टाइल नोन एज द इफिज्म. बाद में ये लेटर क्या हुआ? पॉपुलर हुआ. नेक्स्ट. Age cannot wither her nor custom stale her infinite variety. About whom is this said? Okay, ये लाइन है. Age cannot wither her nor custom stale her infinite variety. So किसके बारे में बात हो रही है? हेलेन ऑफ ट्रॉय, क्लियोपाट्रा, जूलियट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. Which one is correct? So the correct option is here. ये बात हो रही है हमारी क्लियोपाट्रा की. बी ऑप्शन इज करेक्ट. और ये फेमस लाइन ली गई है डिमिटियस इन कार्बस इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा. सीन 2 है, एक्ट 2 है. क्लियोपाट्रा के टाइमलेस अलियोर के बारे में इसमें बात हो रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5. Who wrote the Book of the Duchess? So Book of the Duchess लिखा था चौसर ने. The Book of the Duchess, it is the earliest major poem माना जाता है बाय जॉफ्रे चौसर का, जो कंपोज था एज एन एलिजी फॉर हु? ब्लैंच ऑफ लैंकेस्टर. ठीक है, द डचेस, द बुक ऑफ डचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्टोरेशन कॉमेडी? रेस्टोरेशन कॉमेडी को हमें पहचानना है. लव फॉर लव, लव्स लेबर लॉस्ट, द चेंजलिंग, द सिटी मैडम. तो करेक्ट आंसर इज लव फॉर लव. इट इज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी. नेक्स्ट. The first line of Paradise Lost is. Paradise Lost की फर्स्ट लाइन क्या है? तो इससे पहले मैं थोड़ा लव फॉर लव के बारे में बताना चाहूंगी. लव फॉर लव जो है ना, इन 1695 का एक रेस्टोरेशन कॉमेडी था और इसे लिखा था विलियम कॉन्ग्रीव ने. तो लव फॉर लव रेस्टोरेशन कॉमेडी रिटन बाय द विलियम कॉन्ग्रीव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पैराडाइज का लाइन, फर्स्ट लाइन पूछा गया है of man's first disobedience and the fall. It is the correct answer. जॉन मिल्टन का जो आइकॉनिक इपिक है पैराडाइज लॉस्ट, जो ओपन होता है एग्जैक्टली विद दिस लाइन ऑफ man's first disobedience and the fall. Next question. Okay.
द कंट्री वाइफ इज अ प्ले रिटन बाय, द कंट्री वाइफ प्ले किसका है? सो द कंट्री वाइफ इट इज रिटन बाय विलियम वाइचरली का वर्क है ये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शार्प प्रोएक्टिव रेस्टोरेशन इरा का कॉमेडी माना जाता है। द कंट्री वाइफ रिटन इन 1675, 1675 का ये वर्क है विलियम वाइचरली का। नेक्स्ट, बसोला इज द कैरेक्टर इन, वेरी इजी क्वेश्चन। बसोला फेमस कैरेक्टर है, डचेस ऑफ माल्फी का कैरेक्टर है ये। डैनियल डी बसोला, इतना उसका पूरा नाम है, डैनियल डी बसोला। एक कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो है, स्पाई है, एग्जीक्यूटर है इन जॉन वेबस्टर्स की ट्रेजेडी द डचेस ऑफ माल्फी। नेक्स्ट, द कैरेक्टर पैशन एंड पेशेंस अपीयर इन, पैशन एंड पेशेंस ये दो कैरेक्टर कौन से वर्क में आते हैं? पिलग्रिम प्रोग्रेस में आते हैं, ग्रेस अबंडिंग में आते हैं, पैराडाइज रीगेन या वर्च्यू, विच वन इज द करेक्ट? तो हमारे जो पैशन एंड पेशेंस है ये दोनों भी कैरेक्टर आते हैं पिलग्रिम प्रोग्रेस में। पिलग्रिम प्रोग्रेस वर्क किसका है? तो पिलग्रिम प्रोग्रेस फेमस एलेगरी है, रिलीजियस एलेगरी है ये जॉन बनियन की। तो जॉन बनियन की रिलीजियस एलेगरी है ये। एंड दीज आर दी, मतलब ये जो दो कैरेक्टर है पिलग्रिम प्रोग्रेस के, द कैरेक्टर पैशन एंड पेशेंस, टू चिल्ड्रन एनकाउंटर बाय द क्रिस्टियन एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विफ्ट्स अ टेल ऑफ टब इज, जॉनथन स्विफ्ट का जो टेल ऑफ टब है वो पैस्टरल एलिजी है, सोशल सटायर है, रोमांटिक टेल है, रिलीजियस एलेगरी है, विच वन इज करेक्ट? सो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है टेल ऑफ टब क्या है? तो ये जो है एक रिलीजियस एलेगरी मानी जाती है। स्वीट जॉनथन स्विफ्ट का टेल ऑफ टब, इट इज अ प्रोज सटायर स्ट्रक्चर जिसका एज अ रिलीजियस एलेगरी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ट्रैकिंग द थ्री ब्रदर हु रिप्रेजेंट द मेजर ब्रांचेस ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following is an epistolary novel? Epistolary novel होता है जो लेटर के फॉर्म में लिखा हुआ। ट्रिस्टम सैंडी, द विकार ऑफ वेकफील्ड, द स्कारलेट लेटर, पैमेला। सो द करेक्ट आंसर इज पैमेला। सैमुअल रिचर्डसन का जो पैमेला है 1740 का वर्क, ये एंटायरली लेटर के फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए इसे एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सेंटेंस अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस किंग is from essay of dramatic poesy, an essay on criticism, an essay on man, an essay concerning human understanding. तो 13 का सही जवाब देना है हमें। A little learning is a dangerous thing, ये आता है ऐसे वक्त तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे जो कोटेशन है वो अलेक्जेंडर पोप के ही होते हैं। द क्लासिक कॉजनरी प्रोब है अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, एज अ थॉट भी हम स्कूल में यूज करते पढ़ते। वर्स लाइन है अलेक्जेंडर पोप के एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इसका टाइम पीरियड है 1711। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बी एंड द स्पाइडर एपिसोड, द बी एंड स्पाइडर ये जो एपिसोड है ये कौन से वर्क में आता है? बी एंड स्पाइडर एपिसोड गलिवर ट्रैवल्स में, द बैटल ऑफ द बुक में, मॉल फ्लैंडर्स में, टॉम जोन्स में। सो द करेक्ट आंसर है द बैटल ऑफ द बुक्स, और ये वर्क है हमारे जॉनथन स्विफ्ट का, ये वर्क है जॉनथन स्विफ्ट का। और इसे जो है हम बोल सकते हैं जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा था, ये डिस्प्यूट बताया था इसमें उन्होंने, मॉडर्न स्पाइडर एंड एंशिएंट बी अकर्स विद द जॉनथन स्विफ्ट बैटल ऑफ द बुक्स का ये वर्क है, इसे हम सब कह सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो और बनाती रहूं। ओके, Give me a minute. ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एपिस्ट्री नॉवेल हो गए। 13 क्वेश्चन है हमारा। द सेंटेंस अ लिटिल लर्निंग इज अ, ओके, a little learning is a dangerous thing,
ओके 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 ओके, देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस अ लिटिल लर्निंग ये हो गया। ऐसे ये जो क्वेश्चन था हमारा, ऐसे हम क्रिटिसिज्म और द बैटल ऑफ द बुक्स में हो गए। ओके, दिस अ गोथिक नॉवल इज, व्हाट इज अ गोथिक नॉवल? गोथिक नॉवल किसे कहेंगे? गोथिक नॉवल इज अ नॉवल ऑफ हॉरर, अ नॉवल ऑफ एजुकेशन, a novel of art or detective novel. So the correct answer is novel of horror. Gothic novel जो literary genre है, heavily and defined as the novel of horror. A option is correct. Next, in which of the following does the young wife choose the old husband to escape the boredom of country living? The School of Scandal, She Stoops to Conquer, Count Basil and Irene. Which one is correct? So the in which of the following young wife choose the old husband to escape the boredom of country living? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्कूल फॉर स्कैंडल। स्कूल फॉर स्कैंडल यहाँ आरबी शेरिडन का, रिचर्ड शेरिडन का कॉमेडी है ये। लेडी टीजेल जो है एक यंग कंट्री गर्ल है जो एक ओल्ड मतलब हस्बैंड या एल्डरली पर्सन के साथ शादी कर लेती है जिसका नाम है पीटर टीजेल। टू एस्केप द रूरल बोर्डम एंड लंदन हाई सोसाइटी के लिए वो एक बूढ़े इंसान से शादी कर लेती है। So the School for Scandal, R.B. Sheridan, Lady Teasel, married to the Peter Teasel. Okay, next question. The Vision of Judgment is a satire on. The Vision of Judgment, it is a satire on. satire, S.T. Coleridge पे, Robert Southey, William Wordsworth या P.B. Shelley. तो A Vision of Judgment is a satire. इसे लिखा था लॉर्ड बायरन ने। हमें लिखा किसने नहीं पूछा है। अगर हमें पूछा होता द विजन ऑफ जजमेंट इज रिटन बाय, तो हमारा आंसर होता लॉर्ड बायरन। पर इन्होंने पूछा है ये बायरन ने किसको सटायर किया था, तो लॉर्ड बायरन ने ये वर्क लिखा था साउदी पे। ओके, रॉबर्ट साउदी, इट इज द करेक्ट आंसर। सो रॉबर्ट साउदे पे लिखा था किसने? लॉर्ड बायरन ने। लॉर्ड बायरन रोट हिज सटायरिकल पैरोडी द विजन ऑफ जजमेंट टू मेक रॉबर्ट साउदेस ओवरली kind of a poem of the same name, the vision of judgment, to mock the Robert Southey's overly the same poem name. Okay, written by the Byron. I hope you understood. Next question. Fanny Pierce is the character in Sense and Sensibility, Mansfield Park, Persuasion, Emma. Okay, so the 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, हमें फैनी पियर्स का कैरेक्टर पूछा है। मैन्सफील्ड पार्क, फैनी पियर्स इज द क्वाइट हाईली मॉरल प्रोटैगनिस्ट ऑफ जेन ऑस्टिन के मैन्सफील्ड पार्क में ये आती है हमारी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल, थोड़ा सा लाइन का गड़बड़ है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू द हेवी रेनफॉल इन कोकन। ओके, which of the following novel of Walter Scott is set in the 18th century? The Heart of Middleton, it is the correct answer. Walter Scott set in the 18th century. The novel of Walter Scott का setting 18th century का The Heart of Middleton. तो सर वॉल्टर स्कॉट का The Heart of Middleton एक हिस्टोरिकल नॉवल है, वो हिस्टोरिकल नॉवल के लिए ही जाने जाते हैं। 1736 में उन्होंने प्रेटर्स राइट इन एडनबर्ग स्कॉटलैंड का इस तरह से एक फॉलोइंग नॉवल ऑफ द वॉल्टर स्कॉट सेट इन द 18th सेंचुरी, तो ये 18th सेंचुरी का वर्क है। ओके, नेक्स्ट। चार्ल्स लैम्ब रोट द अंडर पेन नेम। चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चार्ल्स लैम्ब का जो सीडो नेम था वो इलिया था, और उन्होंने व्हेन ही पब्लिश द पर्सनल एसे, द लंदन मैगजीन, जब वो पर्सनल एसे को पब्लिश करा रहे थे, तो लंदन मैगजीन के पर्सनल एसेस पे पब्लिश करते टाइम उन्होंने ये निकनेम अपने ले लिया था, इलिया। ओके, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट, इन विच नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस डज द कैरेक्टर यूरिया हीप अपीयर? तो यूरिया हीप का कैरेक्टर चार्ल्स डिकेंस के
डेविड कॉपरफील्ड में आता है। ऑप्शन नंबर 4 इज डी इज करेक्ट। यूरिया हीप इज द फेमसली विलन कैरेक्टर है। फॉल्सली हम्बल दिखाता है, ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता है। मेजर एंटेगोनिस्ट मतलब कि विलन है ये चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड का। ओके, यूरिया हीप। नेक्स्ट, लॉकवुड इज अ कैरेक्टर इन। लॉकवुड कौन से वर्क का कैरेक्टर है? शिरले, वुदरिंग हाइट्स, जेन आयर, विलेट। सो द करेक्ट आंसर इज, मतलब पता चलता है लॉकवुड इस नेम से कि वुदरिंग हाइट्स का ये क्या है, कैरेक्टर है। मिस्टर लॉकवुड इज द आउटसाइडर टेनेंट होते हैं ये। एक्ट एज द प्राइमरी फ्रेम नरेटर, मतलब नरेटर भी है इस वुदरिंग हाइट्स के। एंड इमिली ब्रॉन्टे ने लिखा था वुदरिंग हाइट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द यंग शीप फार्मर रिफ्यूज एज अ हस्बैंड बाय Bathsheba Everton in a far from the madding crowd? Okay. Francis Troy, Mr. Boldwood, Gabriel Oak, Jan Cagon. Which one is correct? Question number 23. पहले तो ये पता होना चाहिए कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड लिखा किसने। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड लिखा है थॉमस हार्डी ने। गैब्रियल ओक एक शिप फार्मर होते हैं, ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट शेपर्ड है, हुज इनिशियली मैरिज प्रपोजल इज टर्न डाउन बाय द Bathsheba. ओके, तो यंग ऑनेस्ट शिप फार्मर है जो डिनाई करते हैं एज अ हस्बैंड ऑफ Bathsheba Everton, एंड ये वर्क लिखा है थॉमस हार्डी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ ब्राउनिंग रोट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन नंबर 24 द एलिजाबेथ ब्राउनिंग का वर्क पहचानना है हमें। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज, एस्टोफेल एंड स्टेला, द गोल्डन गेट। सो द करेक्ट आंसर इज हियर सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज। ये एलिजाबेथ ब्राउनिंग का वर्क है। सो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, कंपोज दिस सेलिब्रेटेड सीक्वेंस। 44 प्राइवेट लव सोनेट इन्होंने लिखे इसमें, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज टू हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाइफ है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिन्होंने अपनी सीक्रेट लव सोनेट्स को नाम दिया सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज। ओके, और कितने लाइन सीक्वेंसली उन्होंने कंपोज किए? 44। एंड्रिया डेल सार्डो इज रिटन बाय। एंड्रिया डेल सार्डो किसने लिखा था? सो द एंड्रिया डेल सार्डो रिटन बाय टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नॉल्ड और रोसेटी। तो ये एंड्रिया डेल सार्डो फेमस विक्टोरियन ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और जब ड्रामेटिक मोनोलॉग आता है तो नाम आता है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग का। रेनेसा पेंटर भी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था इसे। ओके, आर्डेल डेल सार्डो। सो इट इज अ फेमस विक्टोरियन ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग अबाउट द रेनेसा टाइम के पेंटर के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पे किसका इन्फ्लुएंस था? स्ट्रीनबर्ग का, डोस्टोवस्की का, इब्सेन का, आइनेस का। So the correct answer is Ibsen. George Bernard Shaw was heavily influenced by the earliest Norwegian playwright Henrik Ibsen. Next, the story The Selfish Giant is written by Oscar Wilde, Tolstoy, non-fiction में से आया ये क्वेश्चन। Hans Andersen, Catherine Mansfield. Which one is the correct? The story The Selfish Giant is written by, so it is written by Oscar Wilde. The Selfish Giant is a popular children fairy tale है, written by the Oscar Wilde, published in The Happy Prince and Other Tales. तो Happy Prince and Other Tales इनका जो स्टोरी कलेक्शन है 1888 का, उसमें इन्होंने स्टोरी को पब्लिश किया था जिसका टाइटल था The Selfish Giant। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट, The गोकुल अष्टमी फेस्टिवल इज रेफर्ड टू। गोकुल अष्टमी का त्योहार कौन से नॉवल में आया? अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंडिया, कांथापुरा या इंडिया अ मिलियन मिटिनीज नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है पैसेज टू इंडिया। तो पैसेज टू इंडिया ये जो वर्क है ये E.M. फॉस्टर का वर्क है, एंड टाइटल it is the financial section of E.M. Foster's Passage to India, title Temple feature a detailed depiction of the Hindu festival Gokul Ashtami. Okay, so the sahi jawab ho jayega Passage to India. Okay, students, let's see the next question. One more thing is that I would like to tell about the video. These are the free videos. Free में preparation करना चाहते हो, क्योंकि वैसे तो हम पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी आपको जो मटेरियल फ्री में मिल रहा है, मैं तो फ्री आपको एडवाइस करूंगी जितना भी मटेरियल आपको फ्री में मिल रहा है उसको ना छोड़ो, टिल द एंड आप प्रिपेयर करते रहो।
और ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहो. ओके, सो इन which poem, next question देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर. In which poem is the modern humanity described as suffered men with the headpiece filled with straw? Read carefully. W.B. Yeats and T.S. Eliot को पढ़ के ही जाना है, क्योंकि हम मेजरली देखें तो ईट्स और जो हमारे W.B. Yeats है, T.S. Eliot है, दोनों पे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं. तो T.S. Eliot पे, T.S. Eliot को मतलब आपको बाय बर्थ से लेकर पूरे वर्क, उनकी क्रोनोलॉजी, एवरीथिंग वी शुड मग अप. सब कुछ आपको रट्टा की तरह, रट्टे तोते की तरह आपको याद होना चाहिए. एज वेल एज W.B. Yeats के सारे वर्क, उनके पार्ट्स. ओके, तो इन विच पोएम मॉडर्न ह्यूमैनिटी डिस्क्राइब्स टफ मैन विद द हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ? एश वेडनेसडे, द हॉलो मैन, ईस्ट कॉकर, लिटिल गिल्डी. तो देखो T.S. Eliot के जो वर्क है उसमें, और हमें जो पोएम की बात करें तो पोएम्स भी पढ़ के जाने हैं, तो वर्क पूरे हमको पता होने चाहिए. तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ये लाइन जो है, these words are written by the T.S. Eliot's work The Hollow Man 1925. वो क्रिटिसाइज करते स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ पोस्ट वॉर सोसाइटी. सो द करेक्ट आंसर इज बी, Hollow Man. नेक्स्ट, they knew and do not knew that action is suffering and suffering is action. This line appear in All My Sons, Desire Under the Elms, Murder in Cathedral, and The Harriet. Which one is correct? So let's see. Question number 30. ये लाइन जो है, I know and do not know that action is suffering and suffering is an action. So ये जो लाइन है Murder in Cathedral में आती है, which spoken by the Archbishop Thomas Becket in T.S. Eliot का वर्स ड्रामा है ये, Murder in Cathedral. Next, George Orwell's 1984 is a novel about. जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवल है वो कॉलोनियलिज्म के बारे में, टोटलिटेरियनिज्म के बारे में है, प्यूरिटनिज्म के बारे में, मेल शैविज्म के बारे में है. तो जो हमारा ये वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का 1984, ये है टोटलिटेरियनिज्म. ओके, जॉर्ज ऑरवेल रोड द 1984 डिस्टोपियन वॉर्मिंग नॉवल था ये, सर्विलेंस स्टेट एंड टोटलिटेरियन पॉलिटिकल रीजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 32. Which of the following is an essay on subject of women? A Rooms of One's Own by Virginia Woolf in 1929. It is the correct answer. Next, the Bear and the Squirrel Game. Oh, every time this net protector disturbing me in every video. Okay. The Bear and the Squirrel Game is referred to in the play. Okay. A Playboy of the Western World, Strife, Look Back in Anger, and the West. Question number 33, and the correct answer is option number C. Look Back in Anger. Look Back in Anger. The Bear and the Squirrel Game. It is referred in the Look Back in Anger. John Osborne play Jimmy Porter and wife Allison escape their harsh reality by playing an affection replay game called Bear and the Squirrel. Okay, Jimmy Porter and his wife Allison. Okay. Sir, No Man's Enemy is written by, किसने लिखा है इसे? Question number 34. W.B. Yeats, Wilfred Owen, W.H. Auden, Elwin Waugh. Sir, No Man's Enemy is written by. So it is written by question number 34. And the correct answer is W.H. Auden. Sir, No Man's Enemy is an early petitionary sonnet written by the prominent 20th century poem W.H. Auden. Coffee हम बस है तो okay. Mary Turner is the protagonist in the novels. Okay, Sandcastle, The Inheritors, The Portrait of a Lady, Grass is Singing. Question number 35. So Mary Turner ये जो कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है ये, द ग्रास इन सिंगिंग, और द ग्रास इन सिंगिंग इसे लिखा है किसने? डोरिस लेसिंग का. ये डेब नॉवल है इनका, डोरिस लेसिंग का वर्क है द ग्रास इज सिंगिंग, एंड मेरी टर्नर ये जो प्रोटोगोनिस्ट है. नेक्स्ट, द एम्बेसडर्स इज रिटन बाय. द एम्बेसडर्स किसने लिखा है? हेनरी जेम्स,
William Death Howells, Samuel Butler, Graham Greene. So the correct answer is The Ambassador is written by 1903 major late period by psychological novel है ये. अमेरिकन बॉर्न ऑथर हेनरी जेम्स ने इसे लिखा है. कब लिखा है? 1903 में. Next, I would like to get away from the earth a while and come back to it and begin over. Who wrote this line? किसने लिखा है? मतलब I would like to get away from the earth and a while and come back again to it and start again. Emily Dickinson, E. Cumming, Wallace Stevens, Robert Frost. So the correct answer is Robert Frost. These lines are taken from the Robert Frost का एक reflective poem है Birches. Birches, वेरी पोएम, इस वेरी फेमस. इस पोएम को पढ़ के जाओ, इसमें के कौन से भी लाइन आते हैं. सो करेक्ट आंसर इज डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिली विश्वास इज द प्रोटोगनिस्ट इन विच नॉवेल? वी.एस. नौफल, अरुण जोशी, बहामनी भट्टाचार्य, रविंद्रनाथ टैगोर. सो द करेक्ट आंसर है हमारा बिली विश्वास. हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नहीं है, बिली विश्वास है. हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ये जो वर्क है ना, ये वी.एस. नौफल का, और उसके कैरेक्टर दूसरे ही है. तो बिली विश्वास ये जो प्रोटैगनिस्ट है ना, ये अरुण जोशी के वर्क में था. हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बिली विश्वास इज अ एलिट एजुकेटेड प्रोटैगनिस्ट है. वो अबॉर्ड्स द मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन. अरुण जोशी का नॉवेल है द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, उस नॉवेल का टाइटल है. तो रिटन बाय अरुण जोशी, स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्री रेफिटाइल पोएट्री? तो सेंसियस है, म्यूजिक भी है, विजुअल ब्यूटी भी है. सटायर इट इज नॉट द फ्यूचर. ओके, ये फीचर नहीं है हमारे प्री रेफिटाइल ब्रदरहुड का. ओके, हु इज एन ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिन राइटर? हु इज द ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिन? ओके, ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिन पहचाना है पैट्रिक वाइट, जुडिथ राइट, पैट्रिक वाइट, जुडिथ राइट, एलेक्स राइट, Bruce Bennett. Which one is correct? So the correct answer is Alex Wright. Alex Wright, highly celebrated as the indigenous Australian Aboriginal novelist, best known, उन्होंने लिखा है award winning book Carpentaria. Okay, तो बाकी सब Australian Aborigine है, Patrick White, Judith Wright and Bruce Bennett, but the Alex Wright is not. Who is an Australian okay. ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिन के राइटर पहचानने हमें, तो एलेक्स राइट इज हाईली माने जाते हैं अब ओरिजिनल राइटर. ओके, इट्स माय बैड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर इज एन असर्शन मेड बाय. द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर. किसने कहा है? सो इट इज सेड बाय द रेमंड रोलैंड बार्थ्स, नॉट द रेमंड, रोलैंड बार्थ्स. रोलैंड बार्थ्स का फेमस लाइन जो है कंक्लूड करती है फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म को. एंड थियरिस्ट रोलैंड बार्थ्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क द डेथ ऑफ द ऑथर, जो 1967 में आया था. नेक्स्ट, विथ हुज थियरी आर द टर्म आयरनी एंड पैराडॉक्स एसोसिएटेड विथ? क्वेश्चन नंबर 42 एंड द करेक्ट आंसर इज क्लिंथ बुक्स. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विथ हुज थियरी आर द टर्म आयरनी एंड पैराडॉक्स, क्लिंथ बुक्स. अमेरिकन न्यू क्रिटिक है क्लिंथ ब्रूक्स, ये भी पता होना चाहिए, वो अमेरिकन न्यू क्रिटिक है. एस्टेब्लिश आयरनी एंड पैराडॉक्स एज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल पिलर्स ऑफ पोएटिक लैंग्वेज. द वेल रोट अर्न, ये उनका वर्क है. नेक्स्ट, ड्यूटमेटिसिएशन. ड्यूटमेटिसिएशन इज अ टर्म यूज्ड बाय. ड्यूटमेटिसिएशन किसने यूज किया था? प्राग स्कूल ने, रशियन फॉर्मेलिस्ट, फ्रेंच डीकंस्ट्रक्शनिस्ट या अमेरिकन न्यू क्रिटिक? सो द करेक्ट आंसर इज रशियन फॉर्मेलिस्ट. द रशियन फॉर्मेलिस्ट जो है, ड्यूटमेटिसिएशन क्लोजली टाइड टू डीफेमिलियराइजेशन, जो डिस्क्राइब करता है हार्ट इज डिसरप्ट ऑटोमेटिक हैबिचुअल ह्यूमन परसेप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has translated the Derrida of Grammatology in English? So it is translated by Gayatri Chakrabarti Spivak. या गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक या गायत्री स्पिवक. ट्रांसलेटेड जैक्स डेरिडा का फेमस वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी इन इंग्लिश इन 1976. तो आप मुझे बताओ कि ये वर्क ओरिजिनली कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसने गायत्री स्पिवक ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. जो जैक्स डेरिडा का वर्क है ये ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये एक्चुअल कौन से लैंग्वेज में था, ये कमेंट करके बताओ, जिसे स्पिवक ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में 1976 में. नेक्स्ट क्वेश्चन.
इलियट स्पीक्स ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन हिज एसे। तो हमारे जो टीएस इलियट है वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते मेटाफिजिकल पोएट्स में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। टीएस इलियट इंट्रोड्यूस हिज famous literary concept, the dissociation of sensibility, in 1921 essay, The Metaphysical Poet. Next, who considered poetry to be the best and highest fruit of human culture? So it is said by the Matthew Arnold that poetry is the best and the highest fruit of human culture. In the written by the Matthew Arnold. Okay, the Victorian cultural critic है Matthew Arnold. Poetry as the criticism of life, ये उनका definition है. Next question. Scansion means what? Okay, so scansion क्या होता है? तो scansion होता है हमारा the study of stress pattern in poetry. Okay, next. Night's candles are burned out is an example of. Okay, metaphor, metonymy, onomatopoeia, या pathetic fallacy. Question number 48. And the correct answer is metaphor. Night's candles are burnt out. It is an example. क्यों ये metaphor है? क्योंकि spoken by the Romeo Night's candle, it is a direct literary metaphor माना जाता है क्योंकि fading stars जो है early down to the burning candle की तरह उन्होंने use किया है. Direct comparison. Okay. Next, the term enjambment refers to. What is meant by the enjambment? 49 question. Read the options. Option A, option B, option C, option D. So 49 का correct answer है enjambment होता है enjambment striding over of a sentence from one line of poem to the next. मतलब कि standing over of a sentence from one line of poem to the next. enjambment उसे कहेंगे. poetic device है एक where sentence runs over a line break into the next line without any terminal punctuational mark. Okay, next question. Question number 50. Inscape and instress are the term used by. So inscape and instress, these are terms used by J.M. Hopkins, Gerard Manley Hopkins, जिन्होंने इंस्केप एंड इंस्ट्रेस इस टर्म को क्वाइन किया था. इट इज द इनर इसेंशियल आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इंस्ट्रेस मतलब क्या? इंस्केप का मतलब होता है मीन द इनर इसेंशियल आइडेंटिटी एंड इंस्ट्रेस का मतलब होता है टू मीन द फोर्स दैट बाइंड्स इट. ओके, सो दिस इज हाउ द February 2013 के क्वेश्चन पेपर का ये सेकेंड पार्ट. पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा है तो जाके देख लो. इट इज द सेकेंड पार्ट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू. वी विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन पेपर.